गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता कुमारी और आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स वाले पेपर में एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, एंट्रोपी और प्रायिकता। ठीक है, आज का ये टॉपिक हम देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऊष्मागतिकी निकाय है। उस ऊष्मागतिकी निकाय में एंट्रोपी क्या है और उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या है, उसके बीच में हम संबंध निकालना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई निकाय है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और यदि ये साम्यावस्था में है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स में है, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट्स में इस निकाय की जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है। ओके, और जब निकाय साम्यावस्था में होता है तो उसकी ऊष्मागतिकी प्रायिकता को यदि W से डिनोट करें तो ये भी मैक्सिमम होती है। ऊष्मागतिकी निकाय जब साम्यावस्था में होता है तो निकाय की एंट्रोपी तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता दोनों का मान अधिकतम होता है। इसलिए इन दोनों मानों में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम अपेक्षा करते हैं कि दोनों के बीच में एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एंट्रोपी और जो प्रोबेबिलिटी है उसके बीच में इस तरह का संबंध है कि एंट्रोपी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस इक्वल टू एफ डब्ल्यू, यानी एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का कोई फलन इस तरह से है। ठीक है, अब ये प्रकृति किस तरह की डिपेंडेंस है ये देखने के लिए मान लेते हैं दो निकाय हैं, दो निकाय ले लेते हैं। उन दोनों निकायों में एक की जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो W1 है, दूसरे की ऊष्मागतिक प्रायिकता W2 है, और पहले वाले निकाय की जो एंट्रोपी है वो S1 है, दूसरे वाले निकाय की जो एंट्रोपी है वो S2 है। ठीक है, तो पहले वाले निकाय की एंट्रोपी है, एंट्रोपी S1 इज फंक्शन ऑफ FW1, एंट्रोपी S2 इज फंक्शन ऑफ FW2, यानी S1 एंट्रोपी W1 का फंक्शन होगी, S2 एंट्रोपी W2 प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगी। ठीक है, अब दोनों निकायों को यदि जोड़ा जाए तो संयुक्त तंत्र के एंट्रोपी का मान S बराबर S1 प्लस S2, S1 का मान रखा यहाँ पर, S2 का मान रख दिया। ओके, और ये तो हो गई कुल एंट्रोपी। अब कुल ऊष्मागतिक प्रायिकता हमेशा गुणा में होती है, इसलिए W बराबर W1 इंटू W2। कुल प्रायिकता का मान जब निकालते हैं तो जितनी भी प्रायिकता होती है वो गुणनफल के रूप में आती है, तो ये W1 W2, तो S एफ डब्ल्यू बराबर एफ डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, W1 W2, यानी जो S एंट्रोपी है वो W1 W2 का फंक्शन हो गई। एफ W1 W2 बराबर हम लिख सकते हैं एफ W1 प्लस एफ W2। ओके, यहाँ पर ये दोनों जो प्रायिकताएं हैं ये प्रायिकता गुणनफल के रूप में होगी, तो फर्स्ट ये गुणनफल के रूप में है तो यहाँ पर लॉगरिथमिक अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि log mn बराबर होता है log m प्लस log n, तो यहाँ log f W1 W2 बराबर f W1 प्लस f W2। ओके, यहाँ W1 और W2 जो कि प्रायिकताएं हैं ये स्वतंत्र चर राशियाँ हैं, यानी W1 में परिवर्तन करने पर W2 में नहीं होता, W2 में परिवर्तन करने पर W1 में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस समीकरण 6 का हम आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन का मतलब ये हो गया कि W1 को नियत रख करके W2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं, W2 को नियत रखते हुए W1 के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम इस समीकरण 6 का W1 को तो नियत रख दिया, W1 कांस्टेंट हो गया, और W2 के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये डेल एफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल W2 बराबर यहाँ पर W1 डेल एफ W1 W2, यानी W1 W1 दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस समीकरण 6 में आंशिक अवकलन किया तो ये वाली जो राशि है वो तो ये आ गई। अब इस तरफ में क्योंकि W1 नियत है तो इसमें परिवर्तन क्या आएगा, 0 आएगा, तो डेल एफ W2 डिवाइडेड बाय डेल W2 ये आ जाएगी। ओके, इसी तरह से समीकरण 6 का W2 को नियत रखा और W1 के सापेक्ष, W2 को नियत रखा और W1 के सापेक्ष,
1 के सापेक्ष किया अवकलन, तो डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1। यहाँ पर ऊपर नीचे डेल W2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये ऐसे बन सकती है इक्वेशन। अब इस समीकरण में जो दाईं तरफ है डेल W1 के सापेक्ष डेल W2 को तो कर रख दिया कांस्टेंट, तो इसमें परिवर्तन 0 आ जाएगा, तो डेल एफ W1 डिवाइडेड बाय डेल W1। तो ये दो समीकरण बन गई 7 और 8। इस समीकरण 7 और 8 में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल एफ W1 अपॉन डेल W1 W2, इसको निकालना चाहे तो W1 को इधर लेके चले जाएं तो ये 1 अपॉन डेल W1 डेल एफ W2 अपॉन डेल W2 बराबर, इसको इधर लेके जाएं तो ये दोनों जो राशियां हैं ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, ये W2 इधर आ जाएगा डेल एफ W1। तो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है 7 और 8 से। अब इस समीकरण को W1 W2 का गुणा करने पर, इसमें W1 W2 का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण को, तो यहाँ से W1 W1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया क्या W2 डेल एफ W2 डिवाइडेड बाय डेल W2। यहाँ पर बच जाएगा W2 कैंसिल हो जाएगा, W1 डेल एफ W1 अपॉन डेल W1। तो ये समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। इस समीकरण को देखने से हम क्या लगा सकते हैं कि किसी भी राशि में परिवर्तन करने पर, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये जो टॉपिक है वो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर इस इक्वेशन में 9th इक्वेशन में जो दाईं तरफ और बाईं तरफ जो हैं राशियाँ, बाईं तरफ देखें तो इसमें पूरी की पूरी राशियाँ W1 पे डिपेंडेंट हैं और पूरी की पूरी राशियाँ W2 में डिपेंडेंट हैं। तो W1 में परिवर्तन करने पर W2 में परिवर्तन नहीं होता, W2 में परिवर्तन करने पर W1 में, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये किसी नियतांक के बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एफ W अपॉन डेल W किसी नियतांक के बराबर k के बराबर। नियतांक के बराबर लिया तो यहाँ पर डेल एफ W k अपॉन W डेल W, और इसका समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो एफ W k ln W प्लस C, जहाँ पर एफ डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं एंट्रोपी, एस बराबर एफ डब्ल्यू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी। सामान्यतः एंट्रोपी के परिवर्तन की ही गणना की जाती है, अतः समाकलन नियतांक का कोई महत्व नहीं होगा। इसके अतिरिक्त परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य मानी जाती है और यदि उसके सापेक्ष किसी अन्य अवस्था में एंट्रोपी ज्ञात करे तो सी को शून्य लिया जा सकता है। तो समाकलन नियतांक का मान क्या है? 0 है, तो S बराबर लिख सकते हैं k ln W। k क्या है? नियतांक है। तो ये है एंट्रोपी और प्रायिकता के बीच में संबंध। अतएव सांख्यिकी यांत्रिकी एक बंद तंत्र में एंट्रोपी में वृद्धि की व्याख्या तंत्र के एक कम प्रसंभाव्य अवस्था से अधिक प्रसंभाव्य अवस्था में जाने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति के परिणाम के रूप में करती है। ओके, तो हमें अगर क्वेश्चन आता है एंट्रोपी और जो प्रोबेबिलिटी है उसमें रिलेशन निकालिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, तो S बराबर KLW, और ये प्रोसेस हमने जो की वो ये। तो आज का टॉपिक मैं यही एंड कर रही हूँ कि ऊष्मागति की प्रायिकता और किसी तंत्र की एंट्रोपी में जो रिलेशन है वो हमने कैलकुलेट किया है। तो आज का लेसन यही एंड होता है। थैंक्स।